कार्यक्रम न्यूज लाइव में आज हम उस खबर के साथ आपके बीच मौजूद हैं जो भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारत में रह रहे 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन आप इनके बारे में शायद न जानते हो। तो आज हम आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमान वो मुसलमान हैं जो गैर कानूनी तरीके से म्यांमार से हमारे देश में आए और शरणार्थी के तौर पे आए थे, लेकिन अब जिस तरीके से उनका संबंध इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों से होता जा रहा है, उससे साबित हो चुका है कि ये रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा में सेंधमारी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और शायद यही वजह है कि भारत सरकार ने इन्हें डिपोर्ट करने का मन बना लिया है। तमाम तरीके से योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। गृह मंत्रालय इस मसले पर बाकायदा बैठक भी कर रहा है। खास तौर से जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो जम्मू में इन रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या 11,000 तक पहुंच चुकी है। अगर ये रोहिंग्या मुसलमान जम्मू में मौजूद रहेंगे तो कश्मीरी पंडितों को वापस उन्हें पुनः पुनर्वासित करने का सपना कैसे पूरा हो सकेगा जब ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता जाहिर कर रहे हों। ऐसे में ये खबर और ये विषय दोनों चिंतनीय है। आज इसी खबर के हर पहलू से हम आपको रूबरू कराने की, आपका परिचय कराने की कोशिश करेंगे। कुछ ही पल में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि क्या है पूरा मामला। भारत हमेशा से शरणार्थियों को आसरा देता रहा है और दे भी क्यों ना। हमारे देश में अतिथि देवो भव की भावना जो रही है, लेकिन हर मेहमान भगवान का रूप नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। रोहिंग्या मुसलमान अवैध तरीके से आए हुए म्यांमार के मुस्लिम हैं, जिनका संबंध बांग्लादेश से माना जाता है। भारत की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रोहिंग्या मुस्लिम भारत की शांति और अखंडता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। जम्मू और कश्मीर सहित देश के अन्य भागों में इन्हें बसाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू कश्मीर में ही बसाए गए हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने का मन बना चुकी है। पिछले कई सालों से भारत में आकर बसे रोहिंग्या मुस्लिमों को केंद्र सरकार अब वापस म्यांमार भेजने का निर्णय कर सकती है। इससे भारत में बसे लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को भारत छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स एक्ट के तहत इन लोगों को वापस म्यांमार भेजा जाएगा। ये लोग भारत में समुद्र, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से घुसपैठ कर भारत में घुसे थे। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें इनकी पहचान, गिरफ्तारी और देश से बाहर भेजने की रणनीति पर बातचीत की गई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने भी हिस्सा लिया। भारत में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू में बसे हैं। यहाँ करीब 10,000 रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में 14,000 रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी रहते हैं। लेकिन अब राहत की बात यह है कि देर से ही सही सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर गया। आखिर इस पर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो देश की संप्रभुता के लिए गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। श्वेता चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सुदर्शन न्यूज के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में हमने 3 महीने ही आपको एक स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ये रोहिंग्या मुसलमान देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। दरअसल इन लोगों को सीधे तौर पर आईएसआई का समर्थन मिल रहा है, इंडियन मुजाहिदीन का समर्थन मिल रहा है, लश्कर तैयबा का समर्थन मिल रहा है और ऐसे में ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनकर पैदा हो रहे हैं। यही वजह रही कि देश की सरकार ने हमारी खबर दिखाए जाने के बाद इस खबर को प्रमुखता से समझा, विषय की गंभीरता को समझा और आखिरकार इस पूरे मसले में अब एक सॉलिड एक्शन लेने की तैयारी भी हो रही है। इन रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने के लिए बाकायदा भारत सरकार एक ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज आपके बीच रख रहा है, जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आखिर
बसा कौन रहा है? 1982 से लगातार इनकी संख्या अगर बढ़ती जा रही है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रोहिंग्या मुसलमानों को सुविधाएं देने के पीछे आखिर कौन है? शरणार्थी होता है वो वहां का नागरिक नहीं बन सकता जब तक कि उसे नागरिकता ना मिली हो। तो ऐसे में इन्हें वो तमाम सुविधाएं जो इस देश के नागरिक को मिली हुई हैं, वो सुविधाएं कैसे मिल रही हैं? इनको भारत से वापस भेजने की कोशिश अब तक क्यों नहीं की गई, जबकि कई बार ऐसी पुष्टि हो चुकी है, ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि इन रोहिंग्या मुसलमानों का सीधा संपर्क भारत विरोधी तत्वों के साथ रहा है। वहीं 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की प्रक्रिया आखिर क्या होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी मसले पर हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ आज का पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम मामलों के जानकार अब्दुल अजीज खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ कश्मीरी पंडित कमल हक साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम इस दौरान अपने दर्शकों को बता दें कि हम ग्राउंड जीरो से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से इन मुसलमानों की अभी क्या प्रतिक्रिया है, जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडित इन पर क्या कुछ कह रहे हैं और सरकार का क्या रुख है। हम इस पर भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने तीनों मेहमानों से एक फर्स्ट कमेंट चाहूंगी। मैं सबसे पहले मैं कमल हक साहब के पास जाती हूँ। कमल साहब, क्योंकि बात जब जम्मू की आती है, जम्मू यानी कश्मीरी पंडितों का गढ़, जम्मू यानी एक आस की कश्मीरी पंडित वहाँ लौटेगा, लेकिन लौटेगा कैसे जबकि उनकी जगहों पर कि रोहिंग्या मुसलमान जाके बैठे हुए हैं? क्या हालात है वहाँ पे? देखिए, हमें लगता है कि जम्मू में रोहिंग्या मुसलमानों का बसाना एक षड्यंत्र है, खाली कश्मीरी पंडितों के साथ में नहीं, देश के साथ में। 1990 के पलायन के बाद में अगर आप देखें, कश्मीर के जितने भी हिंदू थे, करीब 3.5 लाख से 4 लाख हिंदू शरणार्थी होकर कश्मीर छोड़ के जम्मू और देश के बाकी हिस्सों में बसने के लिए आ गए। एक डेमोग्राफिक चेंज जो कि एक टेररिज्म का एक हिस्सा था, एक प्लानिंग थी टेररिज्म का कि एक डेमोग्राफिक चेंज लाना है कश्मीर में, तो उसी के तहत एक षड्यंत्र हम देखते हैं कि जम्मू प्रोविंस जो कि एक हिंदू बहुसंख्यक इलाका है, वहाँ पे कैसे इसको आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में या मुस्लिम एक सिग्निफिकेंट नंबर्स में आ जाएं, तो उनको आप कैसे उस एरिया को परिवर्तन करें। तो जाहिर है कि कई सालों से जम्मू में रोहिंग्या मुसलमान बसाए जा रहे हैं, जबकि इसमें आप दुर्भाग्य ये देख लिए कि आप जम्मू एंड कश्मीर में अब आप पूर्व सैनिकों को बसाने की बात कर रहे हैं तो कश्मीर बंद कर लेता है। आप कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात करते हैं तो आप वहाँ पे एजिटेशन करते हैं। बिल्कुल। आप वहाँ पे कोई भी भारतीय कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ तक कि कल आपने कश्मीर की सुविधा के लिए, कश्मीर के दर्द दुख सख्तियाँ मिटाने के लिए टनल खोली, तो आपने उसका भी विरोध किया है, उसका भी विरोध करा है। यानी जम्मू कश्मीर के विकास में ये एक बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। और कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान, ये भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ये शब्द शायद पहली बार सुना हो, बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे लेकिन बहुत जानकारी नहीं होगी, उनके लिए हम ये खास तौर से ये ग्राफिक आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच मैं अब्दुल साहब के पास आऊँ, उससे पहले अनिल जी के पास चलती हूँ। अनिल जी के पास चले जाऊंगे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं जाने माने। अनिल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ये देखते आए हैं, ज्यादा नहीं, बीते 2 सालों की बात कर लें, बीते 4 सालों की बात कर लें, तो कई ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों का सीधे तौर पर नाम भी आया, उनका संपर्क आईएम से जुड़ा हुआ देखा गया, उनका संपर्क लश्कर से जुड़ा हुआ देखा गया, उनको आईएसआई सपोर्ट कर रही है, तमाम खबरें आती रहीं बीते 5 सालों में, लेकिन इनको हटाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। क्यों ऐसा रहा? आखिर ये फैलते चले गए, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? लावनी, देखिए, ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इन्हें आईएसआई ने एक बहुत बड़ी वेल प्लान्ड साजिश के तहत इनको नॉर्थ ईस्ट में और एक एक्सट्रीम कोना जो है देश का, जम्मू, जो कि सेंसिटिव एरिया है सिक्योरिटी के लिहाज से, वहां पर सेटल किया है। देखिए, जब ये लोग
बर्मा से निकल के, म्यांमार से निकल के बांग्लादेश में आए थे और वहां रिलीफ कैंप्स में थे, तभी से लश्कर तैयबा की 2 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमातुल दावा और फलाले इंसानियत, जो कि ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं, हम काम करते हैं, वो तब से इन लोगों के साथ कांटेक्ट में थे और इनको दहशतगर्दी के लिए रिक्रूट करके तैयार कर रहे थे। रोहिंग्यों की नॉन दहशत ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हरकतुल जिहाद अरकान, हरकतुल कयाद और रोहिंग्या सॉलिडारिटी फ्रंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इनकी ऑलरेडी हैं, एलईटी के साथ इनका कनेक्शन है और एलईटी और आईएसआई ने मिलके 2012 में कराची के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोहिंग्याई मुसलमान लीडर थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। साथ ही साथ अल कायदा के कुछ लीडरों ने भी उसमें हिस्सा लिया था और तब से इनको तैयार किया जा रहा है कि वो दहशतगर्दी में शामिल होकर देश के खिलाफ लड़ाई लड़े। नहीं किया। मैं अब्दुल साहब आपके पास आ रही हूँ। रोहिंग्या मुसलमानों की जब बात हुई, सीधे तौर पर हमारे देश के बहुत सारे ऐसे मौलवी हैं, बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जो इन मुसलमानों के समर्थन में कहते हैं कि अगर आप इनका विरोध करते हैं मतलब आप इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बताऊं आपको, हाँ। इसमें कोई ना ही तो इस्लाम का विरोध है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। ये पहली बात तो हमारी सरकार की गलती है, हमारी सरकारों की गलती है। जो कोई बाहर से आके बस रहा है, उनको आईडी, उनको प्रूफ, उनको जगह क्यों देते हैं, उस वक्त क्यों नहीं हटाया जाता और वहां पे बसाया जाता है और बसाने के बाद में उजाड़ा जाता है, तो उससे गलत असर हमारी सरकारों पे पड़ता है। तो पिछली सरकार तो तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, ये तो प्रूव्ड है। पिछली हो या अगली हो, ये काम सरकारों का है। हाँ। ये काम सरकारों का सरकारों को करना चाहिए। सरकार के साथ साथ समाज का भी एक काम है। अगर एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है और वो अपने आप को राष्ट्र का मुसलमान कहता है, देश का मुसलमान कहता है, अगर उसके पड़ोस में एक ऐसा मुसलमान रहता है जो रोहिंग्या मुसलमान है और वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहता है, तो उस मुसलमान की क्या जिम्मेदारी है? अगर यहाँ देश के मौलाना उनके विरोध को कहते हैं कि ये इस्लाम का विरोध है, तो देश के मौलाना क्या प्रूफ करना चाहते हैं? इस्लाम का विरोध नहीं, गलत आदमी के लिए या आतंकवादी के लिए या किससे गलत प्रभाव पड़ता हमारे देश में, तो उसके लिए गलत है, उसका कोई सहयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जो इसका सहयोग करते हैं, यहाँ तक कि जो उनका विरोध करते हैं। अगर कोई मुसलमान जो अपने आप को देश के देशवादी मुसलमान कहते हैं, अगर वो उनका विरोध करते हैं, तो हमारे देश के मदरसे उनके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। देखिए होता क्या है, जो ये आतंकवादी जो अपने को मुसलमान कहते हैं, वो हाफिज है, वो मौलवी है, वो कारी है। जो मुसलमान है, ईमान वाला है, वो रहम दिल होता है, उसका आतंकवाद से क्या मतलब है? वो लोग गलत हैं जो गलत की हिमायत लेंगे, उसमें मैं हूँ या कोई और हो। उनका सीधा वो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ये भी एक सच है। आप जिहाद के नाम पे बढ़ावा देते हैं, आतंकवादी संगठनों की अगर बात की जाए, जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आईएस किस तरीके से आगे आया है, आईएम किस तरीके से आगे आया है, ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे देश का, खास करके हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है। ये पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। तो क्यों ऐसा रहा कि चलिए मैं आपसे एक सवाल, इस रिपोर्ट के बाद मैं आपसे एक सवाल जरूर करूंगी। आपने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इनके विरोध में रहा, तो सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान इनके विरोध में था, तो इनकी संख्या इतनी बढ़ कैसे गई? इनकी संख्या इतने बढ़ने के बावजूद इनका संपर्क पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से कैसे होता गया? ये किस तरीके से आतंकवादी संगठनों से जुड़ते रहे, क्यों फलते फूलते रहे? जवाब लेते हैं सर, आपसे ही जवाब दूंगी। उससे पहले जरा जम्मू कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल शर्मा हमारे रिपोर्टर हैं, जिन्होंने वहां खास तौर से इस पूरी खबर को समझने जानने के लिए लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, ये भी सुनिए। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमलों के बाद से जो सरकारें हैं, चाहे सुरक्षा एजेंसी हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करती रही हैं, परंतु आपको बता दें कि लगातार बांग्लादेश से और बर्मा से जो विस्थापित हैं उनको यहाँ पे बसाने की पूरी तैयारी है, पूरी कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में हो सकता है कहीं ना कहीं देश के लिए और खासकर राज्य की सुरक्षा के ऊपर जो है बहुत बड़ा आघात पहुंच सकता है। और हम आपको बताएं कि लगातार इन लोगों का पलायन कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज की बात की जाए तो डेमोग्राफी जम्मू का, खासकर जम्मू खित्ते की बात करें अगर, तो जम्मू कश्मीर जम्मू के जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात की जा रही है, हो सकता है कहीं ना कहीं इन्हीं मंसूबों को लिए शायद इन लोगों को षड्यंत्र के तहत यहाँ पे बसाया जा रहा है। मोहम्मद हारून, बांग्लादेश से, यानी हम पहले म्यांमार से बांग्लादेश आना पड़ता है, बांग्लादेश से हिंदुस्तान का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से जी लोगों से सुनता था ऐसे
जगह है, सेफ कुछ जगह लोगों ने आपको मदद किया यहाँ लाने में? जी मदद किया है सर। कौन लोग थे वो? वो अभी इधर है नहीं सर, 3 साल पहले आया था इधर, हम अभी 3 साल से रह रहे हैं। पता उनका नाम क्या? नाम भी याद नहीं वो। तो ये लोग आपको मिले बाद में यहाँ पे? जी वो ला के दे, यहाँ सेव कर यहाँ ला के देता है, फिर वो तो फिर से चला जाता है वापिस दूसरे बंदे को लाने के काम लिए। शाम दिलवाता है कोई काम शाम नहीं दिलवाता सर। खाली यहाँ ला के छोड़ देते हैं? जी यहाँ हमारी उससे पहले भी बिरादरी था हमारे रोहिंग्या, तो उसी से मिला के देता है। ये लोग विदेशी लोग हैं, बर्मा के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं और इनका कोई आना जाने का कोई पता नहीं है। ये दिन को भी चलते हैं, रात को भी चलते हैं, इनका कोई पता नहीं चलता यहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ये जा रहे हैं। और ये इनके कुछ लोग, चंद लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं जो इनकी मदद करते हैं और इनको यहाँ पक्के स्ट्रक्चर बनाकर दे रहे हैं। और ये डिस्प्यूट रकबा है और इस पर ये सीना जोरी से ये इस पर पक्की झुग्गियाँ बनाकर दे रहे हैं। मैं कम से कम 125 की झुग्गी बिठाई है। उसके बाद पीछे आगे हादसा भी हुआ है और विदेशी लोग हैं और वो अनलीगल वो जो नजायज पानी बिजली सब यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ हर किस्म का धंधा रखा है, हर जो क्राइम, जो गांजा, बदमाशी, जनानियों की सप्लाई। और दूसरा नंबर है कि यहाँ इन्होंने वो रखा है, क्वाड रखे हैं। बाहर के जो 2 नंबर का जो चोरी का माल जो है सब वो यहाँ इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। कुछ लोग इसके साथ बाहर के भी हैं, एनजीओ के लोग भी हैं और कुछ श्रीनगर के लोग भी हैं जो इनकी माहित मदद कर रहे हैं और इनको राशन हर चीज़ दे रहे हैं। यहाँ से ये गांव से यहाँ से निकलने चाहिए। ये क्राइमर लोग हैं, हमको इनसे सख्त खतरा है। ये किसी वक्त भी कोई वारदात करके चले जाएंगे। इनका कोई अता पता नहीं है, कोई इनका ड्रेस नहीं है। हम पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस में हम 100-150 आदमी गए थे। पुलिस वालों को सारे गाँव ने जाकर बोला और सारा गाँव परेशान है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये जो रेफ्यूजीज़ के कैंप्स यहाँ के बना के रखे हैं। हमने बार बार कहा सरकार जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन करे, इनके कैंप्स में कितने लोग हैं, कौन आता है, क्या जाता है, किस प्रकार की गतिविधियां यहाँ हो रही हैं। हमें तो यहाँ तक जानकारी है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इनके कुछ लोग मुलव्वस हैं, शामिल हैं ये लोग। चोरियां बढ़ गई हैं, गुंडागर्दी बढ़ गई है, बहुत सारे ऐसे किडनैपिंग के केस बढ़ गए हैं जिसमें से ये रिफ्यूजीज जो आए हैं इनके कैंप्स जम्मू और सराउंडिंग के अंदर हैं, ये लोग इन्वॉल्व हैं। और लॉ एंड ऑर्डर तो आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो लोग देश की सुरक्षा के ऊपर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह मार कर खड़ा करें, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें, देश की सुरक्षा के ऊपर जो खतरा हो, ऐसे लोगों को किसी कीमत पर भी शरण नहीं देनी चाहिए और इन लोगों को तुरंत जम्मू कश्मीर से बाहर कर देना चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ जो है बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, परंतु आने वाले समय में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो गठबंधन की सरकार है इस मुद्दे के ऊपर कितना गंभीर है। कैमरामैन विकास शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, सुदर्शन न्यूज़। तो ये रोहिंग्या मुसलमान किस तरीके से भारत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी देखी। और इस बीच हमारे साथ हम आपको बता दें कि हमारे पैनल में जाने माने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकील अंकुर शर्मा भी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले अनिल गुप्ता जी इस रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, ये बात एक हमें गौर करनी चाहिए कि एक बात पहले कही गई डेमोग्राफिक चेंज की, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। दूसरी बात यह है कि इनको यहाँ पर लाया गया और लाने वाले कौन लोग हैं। ये इन्हें यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत लाया गया और इनको यहाँ लाकर ना सिर्फ बसाया गया, सहूलतें दी गई, बल्कि इनको वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए जो कि आम नागरिक को यहाँ पर नहीं मिलते हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी यहाँ पे 60 साल से बैठे हैं, उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन इनमें से चंद लोगों को स्टेट सिलेक्ट दिए जा चुके हैं। इनमें सबके पास वोटर कार्ड हैं, इनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, इनके पास राशन कार्ड्स हैं, इनको बाजाबता सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है। इसीलिए अनिल जी ये प्रूव है, हमने इसीलिए इस खबर को उठाने की पहले ही हमने क्लियर कर दिया था कि जो सरकारें रही हैं, बीती सरकारें ने, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और उसका ये असर है। लेकिन सवाल ये भी है, मेरे साथ अब्दुल अजीज साहब जुड़े हैं, मैंने उनसे भी कहा था कि समाज में अगर किसी तरीके से कोई गलत चीज पनप रही है तो ये इस देश के समाज में रहने वाले मुसलमान की भी जिम्मेदारी है कि उस गलत मुसलमान को इस देश से बाहर निकालने के लिए आवाज उठाए। लेकिन अफसोस है कि कोई भी मुस्लिम संगठन इसके लिए आवाज नहीं उठाता, कोई मौलाना इसके लिए आवाज नहीं उठाता। सवाल तो सीधा सीधा ये है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका इस चीज़ को, कोई भी हमारे देश का मुसलमान ये नहीं चाहेगा कोई बाहर से आके
कोई हमारे देश को खतरा हो या हमारी सुरक्षा के लिए परेशानी प्रॉब्लम बने। नो, सबसे बड़ी बात तो ये हमारी सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम है, देश के लिए प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमारे लिए प्रॉब्लम है जो कोई गलत आदमी आता है यहाँ पे हमारे देश में। ये सरकारें क्यों तो आने दे। देखिए, अगर सरकार चाहे तो एक तुनका ना हिले, ठीक है, तुनका नहीं हिले। चलिए, आप बार बार गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सरकार ब्रेक का कोई वक्त भी हो रहा हो। है। ब्रेक से पहले मैं अंकुर शर्मा जी से एक कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं ये इसका जवाब कमल हक साहब ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे क्योंकि वो खुद जम्मू से जुड़े हुए हैं, कश्मीरी पंडित हैं। क्या वाकई जो वहां के मुसलमान हैं उन्होंने ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई? मैं कमल हक साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अंकुर जी आपसे एक पहला कॉमेंट चाहूंगी। ये कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जम्मू की डेमोग्राफी की अगर बात करें? अगर सरकार का ये पूरा जो ये एक तरीका है, ये जो योजना है, अगर उसे अमली जामा पहना दिया जाए तो? देखिए, मैं शुरू से ये कहता आया हूं कि रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज करने की बहुत बड़ी साजिश है और इसमें स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं शामिल था। तो आज ये बहुत वेलकम मूव है जो होम मिनिस्ट्री में ये मीटिंग हुई है और इनके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए एक रणनीति तय की गई है। मैं आज तक अचंभित था ये देख के कि इंडियन स्टेट नॉर्मली क्यों नहीं बिहेव कर रही, एबनॉर्मल तरीके से क्यों बिहेव कर रही। इंडियन स्टेट का सबसे पहला दायित्व जो है वो भारत की टेरिटरी को बचाना, भारत के सिटीजन्स को बचाना है। अगर कोई भी एलियंस या इलीगल इमिग्रेंट्स भारत की धरती पे आते हैं तो पहला कार्य जो किसी भी स्टेट का होगा, नॉर्मली अगर वो बिहेव करे तो उन्हें आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करके डिपोर्ट करे। लेकिन मैं देख रहा था कि काफी पिछले सालों से इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ और एक योजनाबद्ध तरीके से जम्मू और जम्मू के आसपास के क्षेत्रों में इन्हें लाके स्थापित किया जा रहा था, जिसके कारण जम्मू की रिलीजियस डेमोग्राफी काफी ज्यादा बदल गई, वोटिंग पैटर्न्स काफी ज्यादा बदल गए। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता था कि सुदर्शन न्यूज ने शुरुआत की, इस इश्यू को लेकर नेशनल लेवल पे लेके गए। बिल्कुल, हमने तो यहाँ पे पहले खास कार्यक्रम बिंदास बोल के जरिए इस बात को रखा था, स्थिति स्पष्ट की थी और जिस तरीके से ये एक हिडन एजेंडे के तहत ये तमाम कार्रवाई हो रही थी, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही थी और कर भी दी गई, उस तमाम खबर को हमने आपके बीच रखा था और उसका एक बड़ा असर सरकार का ध्यान इस ओर गया है। अब परिवर्तन आएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बांग्लादेश घुसपैठियों की भी बात करेंगे जिनकी वजह से देश में खतरा बढ़ रहा है। बात अब सिर्फ बांग्लादेश घुसपैठियों इससे शुरू होकर रोहिंग्या मुसलमानों तक भी आ रही है। साथ ही साथ थाईलैंड से भी सीधे सीधे कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो शरणार्थी बनकर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनका संपर्क सीधे तौर से पाक प्रायोजित आतंकवादी संगठनों से हो रहा है। ये कितना बड़ा और खतरा बनता जा रहा है, इस पर चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को वापस डिपोर्ट करने की तैयारी हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से ये कोशिश हो रही है। जल्द ही इस पर एक बड़ी योजना भी सामने आ सकती है। इन सबके बीच सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन रोहिंग्या मुसलमानों की बढ़ती तादाद के पीछे जिम्मेदार कौन है? किस तरीके से जम्मू की डेमोग्राफी को खराब करने के लिए, जम्मू कश्मीर की आबो हवा को खराब करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उन्हें बसाया गया। खाली जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश भर के देश के विभिन्न कोनों में इन्हें बसाया जा रहा है और इन रोहिंग्या मुसलमानों का संपर्क सीधे तौर पर पाक प्रायोजित आतंकवादी संगठनों से भी हो रहा है। तो क्यों नहीं अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? और अब जब भारत सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है तो कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है भारत सरकार को भी? इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मैंने कमल हक साहब से, क्योंकि कश्मीरी हिंदू हैं, मैंने उनसे सवाल किया था। कमल हक साहब, आपके पास ही आ रही हूँ। मैंने सवाल किया था कि बार बार अब्दुल अजीज जी कह रहे हैं या तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि इस सारे मैटर में गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, समाज की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। आप लोगों को वहाँ से हटना पड़ा, आप लोग आज तक अपने घर वापस नहीं हो पाए हैं, आवाज़ें उठती रही हैं। आपको बसाने की बजाय उन लोगों को वहाँ बसाया जा रहा है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। क्या समाज ने आपको आगे आकर किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया? या जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने, जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया? देखिए, सीधी सी बात है, अगर जम्मू कश्मीर की बहुसंख्यक मुसलमानों ने हमारे लिए आवाज़ उठाई होती या हमारे सपोर्ट में होते तो फिर शायद 4 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापन में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते होते। जाहिर है कि क्योंकि एक अल्पसंख्यक, वो भी एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, 3-4 लाख भी बर्दाश्त नहीं कर पाए मेजॉरिटी वहाँ पे, तो सपोर्ट की तो बात ही नहीं है। जहाँ तक फिर जम्मू की बात आती है, आपको स्टेट की बात हम करें,
ये फैक्ट है कि खाली सरकार, देश की सरकार या राज्य की सरकार ही इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकती हैं, बट एसेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। पर्टिकुलरली मैं आपका अटेंशन कश्मीर की सरकार की ओर लेना चाहता हूँ। आप देखिए, कश्मीर में जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP बनी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी हो, जो भी कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है सबसे पहले दुहाई देता है कि आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेथ है। अगर आपने इसके साथ में थोड़ा भी डाइल्यूशन करा तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। हर एक चीज़ पे वो आर्टिकल 370 की दुहाई देते हैं, लेकिन जब जम्मू में रोहिंग्या मुसलमान बसाने की बात आती है तो वो बड़े कन्वीनियंटली आर्टिकल 370 को भूल जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि कहीं पे आपको समझना होगा कि कश्मीर की सरकारें, कश्मीर की अलगाववाद और अलगाववादी पार्टियां और कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो साफ जाहिर है, क्योंकि आज तक आपने, आप देखिए अभी क्या हो रहा है कि आज फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अपने आप को भारतीय बोलते हैं, आज वो बोलते हैं कि कश्मीर में तो जमात इस्लामी ही ठीक है और उनका सपोर्ट भी मांग रहे हैं, क्योंकि आप RSS को यहाँ से बाहर कर दीजिए। तो ये अगर कश्मीर की स्थिति है और फिर उसके बाद में जम्मू में 12,000 रोहिंग्या का होना कश्मीर के लोगों के लिए तो कोई मतलब नहीं रखता। वो तो खुशी है क्योंकि उनका एक बेस बनता जा रहा है कश्मीर के बाहर भी, जिनको कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर भी रहे हैं। तो ये एक बड़ी सीरियस समस्या है। लेकिन जो जम्मू के लोग अभी तक इस बात पे चुप थे, अच्छी बात है कि पिछले 2-3 महीनों से थोड़ी सक्रिय हो चुके हैं। उनको शायद इसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो शायद उसका अब अंदेशा होने लगा है, तो अब आवाजें उठने लगी, मीडिया अब आप आवाजें उठा रही है, तो शायद इसका समाधान होगा। अंकुर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आवाज उठ रही है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये समझने में थोड़ी सी देर हो गई है। अब सवाल ये है कि बात 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों की है, जम्मू में अकेले 14,000 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, कैसे हटाएंगी? क्या आपको लगता है कि सरकार, जो कि जैसा कि कमल हक साहब कह रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत इन्हें लगातार सपोर्ट किया जाता रहा, क्या इन लोगों को हटाने की पूरी सिचुएशन में है, वो माहौल बन चुका है? खासतौर से अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू की बात करूं, तो देखिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इन्हें हटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सच बात है कि इन लोगों को यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से बसाया जा रहा था। ये भी सच बात है कि आज की डेट में हटाएंगे कैसे? क्योंकि अंकुर जी, हटाएंगे कैसे? क्योंकि ये लोग वो लोग भी हो सकते हैं। अभी आपने सुना होगा, हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाई, एक रोहिंग्या मुसलमान ही कहता है हमारे पास काम नहीं है। काम नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो लड़के भी हैं जिनको पत्थरबाज के रूप में तैयार किया जा रहा हो, ये वो लोग हैं जिनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही हो। और अगर फारूक अब्दुल्ला सरी के लोग आज जमात इस्लाम के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर हुर्रियत मौजूद है जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? क्या PDP बीजेपी गठबंधन इस स्थिति में है कि इन लोगों को वहां से खदेड़ सके? देखिए, अगर केंद्र सरकार के पास पॉलिटिकल विल हो तो चुनौती बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो इन्हें डिपोर्ट कर सकती है। केंद्र सरकार पे दायित्व है कि फॉरेनर्स एक्ट के प्रोविजंस के तहत इनको अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जाए। बात अल्टीमेटली पॉलिटिकल विल और मंशा की है। अगर सरकार में मंशा होगी तो आगे कार्य करेगी। अगर सरकार पिछले 6-7 महीने और पिछले कई वर्षों की तरह आंखें मूंद के बैठी रहेगी तो मीडिया को अपना रोल निभाना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों को अपना रोल निभाना पड़ेगा और समाज के जो जागरूक वर्ग है उन्हें अपना रोल निभाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, 15 दिन पहले ही हमें इतना रिस्क लेके हमारे नौजवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जिसमें हमें सरकार को धमकी तक देनी पड़ी कि अगर आप 15 दिन के भीतर इसके ऊपर कोई ऐसा स्टेप नहीं लेते हैं जिससे दिखे कि सरकार सीरियस है डिपोर्ट करने में, तो हम चीजें अपने हाथ में लेंगे, डायरेक्ट एक्शन करेंगे। ठीक है। उसके बाद चीजें अगर मूव होना शुरू हुई है, उसके बाद अगर सरकारों की आंखें खुली हैं, मुझे लगता है कि ये तस्वीर बदलने की आवश्यकता है। ठीक है अंकुर जी, मैं आ रही हूं आपके पास, मैं अनिल जी के पास हूं। उससे पहले कमल हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। सिंपल नहीं है जितना कि हम उसको बना रहे हैं। आपको वास्तविकता जाननी पड़ेगी। रोहिंग्या म्यांमार में स्टेटलेस पीपल हैं, वहां पे उनको सिटीजनशिप राइट्स नहीं है। बांग्लादेश इनको एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया में इनको यूनाइटेड नेशंस ने रिफ्यूजी का स्टेटस दे रखा है।
आपने सबसे पहले गलती करी, आपने उनको आने दिया यहाँ तक। लेकिन अगर आप इनको डिपोर्ट करेंगे, कहाँ डिपोर्ट करेंगे? ना बांग्लादेश इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, और ना म्यांमार इनको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उनके लिए तो स्टेटलेस पीपल है। तो ये समस्या मेरे ख्याल में इतनी सिंपल नहीं है कि जितना कि हम इसको समझ रहे हैं, काफी पेचीदा मसला है। तो कमल साहब, पाकिस्तान भेज देना चाहिए, पाकिस्तान ही तो पाकिस्तान भी तो नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। लेकिन एक चीज तय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का माहौल देखते हुए जम्मू कश्मीर में ये गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, इनको कम से कम एज ए फर्स्ट स्टेप जम्मू से निकालना चाहिए, जब तक कि इनका एक परमानेंट सोल्यूशन निकल आए। लेकिन उससे पहले अनिल जी के पास, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी के पास जाती हूँ। अनिल जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इन्हें डिपोर्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, क्योंकि वाकई म्यांमार और बांग्लादेश तो इन्हें एक्सेप्ट करेगा नहीं, पाक इन्हें सपोर्ट कर रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो किस तरीके से एक बड़ी चुनौती सामने है? बिल्कुल लवनी, कमल जी ने मेरे मुंह की बात कही है, मैं भी इसीलिए उंगली खड़ी कर रहा था। मैं यही बात कहना चाहता था, आखिर सरकार की मंशा तो है, लेकिन उस मंशा को कैसे पूरे कराएंगे, कहां पे डिपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये म्यांमार में ऑलरेडी पर्सना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर हो चुके हैं। बांग्लादेश में गए थे, बांग्लादेश से इनको निकाल दिया गया, लूज बॉर्डर का फायदा उठाते हुए इनको भारत में धकेल दिया गया, तो कहां पर लेके जाएंगे? और मैं इस बात से भी कमल जी की सहमत हूं कि भाई कुछ भी हो, जम्मू से आप इनको जरूर निकालिए, क्योंकि ये जम्मू और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए जम्मू से तो इनको निकालना ही पड़ेगा, और उसके बाद सरकार सोचे कि इनको कहां भेजना है, म्यांमार भेजना है या बांग्लादेश भेजना है। पाकिस्तान का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। तो इनको बांग्लादेश या म्यांमार में ही भेजना पड़ेगा। वो किस तरह से हमारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको डील करती है, वो अलग बात है। यहाँ जम्मू की कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जम्मू में सबसे ज्यादा संख्या है, लेकिन टोटलिटी की अगर बात करें तो ये संख्या पूरे देश भर में है। इवन दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में सीमापुरी इलाके जैसी की जो जगह है, वहां पर भी ये लोग मौजूद हैं। दिल्ली में नंद नगरी जैसे इलाके हैं जहां पर हिंदुओं के लिए ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इवन हमने बीते दिनों कई ऐसे उत्तर प्रदेश के कई ऐसी जगहों से हमने खबरें चलाई है जहां पर ये लोग इनकी मौजूदगी दर्ज की गई और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टेट से निकाल कर क्या ये मसला हल हो सकता है? ये ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट में आईएसआई इनको इस्तेमाल करेगी दहशतगर्दी के लिए, और आईएसआई का नेक्स्ट टारगेट ही बंगाल और असम है, ये भी ध्यान रखिए। जी अब्दुल अजीज साहब जी, जिस तरीके से इन्हें निकालने की बात हो रही है, आपने भी शुरू में कहा कि अगर जो गलत है वो गलत है, उनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेकिन घूम फिर के फिर एक सवाल आपके बीच में रखना चाहूंगी कि अगर ये गलत है, अगर ये लगातार ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, तो आज तक किसी भी मुस्लिम मौलाना खासतौर से जो फतवे जारी करते हैं, उन्होंने इन लोगों के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया, उन्होंने इन लोगों के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे जो बुद्धिजीवी मुस्लिम वर्ग है वो ये समझ पाए कि ये हमारे लिए खतरनाक है। इनके तो बाकायदा मदरसे चलते हैं, वहां पर खास तौर से शिक्षा अलग तरीके से दी जाती है और उन्हीं मदरसों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये आप जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं और पूरा देश जानता है, क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों से इनका कोई तालमेल नहीं है। ये हर इंसान जानता, पूरे देश का, भारत का रहने वाला जानता, चाहे नकारे जाओ इस बात को। रही बात जो फतवे देते हैं या जो इनकी हिमायत करते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों का अगर इनसे कोई लेना देना नहीं था। अभी कमल साहब ने कहा ना कि जब उन्हें निकाला जा रहा था, जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से खदेड़ा जा रहा था, तो किसी भी हिंदुस्तानी कश्मीरी जम्मू कश्मीर के मुसलमान ने सवाल नहीं उठाया कि भाई उन्होंने, बल्कि क्या किया ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पूरी तरह से सपोर्ट दिया जा रहा था, तब तो कोई आवाज नहीं उठी, किसी तरीके की कोई उंगली नहीं उठी। इस बात को हमें समझना होगा, पूरे देश को समझना होगा। क्यों किसी का घर उजाड़ना? देखिए, कश्मीर से कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहाँ से निकाला गया, ये भी गलत हुआ है, ये इंसानियत के खिलाफ हुआ। और रही जो रोहिंग्या मुस्लिम जिनसे हमें ख़तरा नज़र आ रहा, न क्यों हमारे देश में इंटेलिजेंस भी है, हम NRI ये सब मतलब सारे महकमे हैं जो कुछ बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, समझे नहीं? जो लोग फतवा देते हैं या उनकी सपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई उनका गलत कलेक्शन होगा। इस बात को हम आम तरीके से कह रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, निकाला जाना चाहिए। उनकी आवाज को हमें सबको मिलकर रोका जाएगा। आपके हिसाब से क्या रोहिंग्या मुसलमानों को निकाल देना चाहिए, उनको डिपोर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल गलत है, निकाल देना चाहिए, हम खुलेआम कह रहे हैं इस बात को। चलिए, आप जो गलत है उसे निकाल दिया जाए देश से। चलिए, आप एक अकेले हैं जिन्होंने ये बात कही है। अनिल जी, एक आवाज में तो आवाज मिल गई है। अब्दुल अजीज साहब कह रहे हैं गलत है तो गलत को निकाल देना चाहिए, लेकिन हमारे देश की सरकारें, जो बीती सरकारें नहीं है, शायद इस गलत को देख नहीं पा रही थी। वो हमारे लिए भी खतरा है ना, वो तो हमारे लिए भी खतरा है। एक चीज अनिल जी मैं आपसे समझूंगी, फिर मैं अंकुर जी के पास जाऊंगी। यूनाइटेड नेशंस इन्हें शरणार्थी बोलता है,
शरणार्थी और विदेशी ताकतों में अंतर होता है, बारीक सा अंतर है। हम शरणार्थी के तौर पर इनको थोड़े दिनों के लिए शरण देते हैं, लेकिन ये यहीं के होके रह जाते हैं। यूरोप का अगर हम सीन याद करें, जिस तरीके से वहां शरणार्थी मूवमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद यूरोप की जो बदरंग तस्वीरें हमारे सामने आई है वो सबने देखी है। हम इस सिचुएशन में नहीं है कि इन लोगों को हम शरणार्थी का दर्जा देकर यहाँ पर पूरी तरह से रख सकें, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान भी है, हमारे पड़ोसी मुल्क में चीन भी है, अब तो हमारे पड़ोसी मुल्क में बांग्लादेश भी है, जहां पर IS धीरे धीरे पनप रहा है। तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, हम इनको शरणार्थी नहीं मान सकते। और ऐसे में अगर यूनाइटेड नेशन इस मसले को उठाएगा तो भारत की तरफ से क्या जवाब जाना चाहिए? देखिए, यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने इनको रिफ्यूजी माना है, ये सही बात है, लेकिन इनको प्रॉपर रिफ्यूजी कैंप्स में रखा जाना चाहिए था अगर ये बात थी, और यूनाइटेड नेशन उसको सुपरवाइज भी करता है। ये तो पासेस लेके जो रिफ्यूजी वहां पे हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, उसे पासेस लेके रिफ्यूजी कार्ड लेके इंडिया में आ गए हैं। अभी इस बात को सरकार ने ही जो है, मौजूदा सरकार ने UNHCR के साथ मिलके इसको रिजॉल्व करना है। और यहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे पहले एक स्पीकर ने कहा आर्टिकल 370 है, जहां पर आम नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक नहीं आ सकता यहाँ पर, तो ये कैसे आके बस गए हैं? तो जम्मू कश्मीर से तो इनको निकलना ही पड़ेगा। जी अंकुर जी, अनिल जी, मैं इसमें एक इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लीगल पोजीशन क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आपने रेफ्यूजी कार्ड्स इनको देने की बात कही, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी इन्हें डिक्लेयर करता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल, वो कन्वेंशन जो रेफ्यूजीज के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है 1951 की, उसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। उसके बाद ही 1967 में एक प्रोटोकॉल भी थी जो रेफ्यूजीज को लेके है, इंटरनेशनल रेफ्यूजीज को लेके, उसका भी इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। तो हमारे ऊपर कोई भी इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी संदेश या कोई भी दायित्व नहीं है कि हम इनको दिए हुए रेफ्यूजीज कार्ड को एक सोलोमन डॉक्यूमेंट की तरह माने और इन्हें रेफ्यूजीज ट्रीट करें। उल्टे फॉरेनर्स एक्ट के तहत यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन्हें आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करिए। तो लीगल पोजीशन इसके ऊपर बहुत क्लियर है, वी आर नॉट बाउंड बाय एनी इंटरनेशनल लॉ जिसके तहत इनको रिफ्यूजीज डिक्लेयर किया जाता है। ये सिक्योरिटी थ्रेट है, इसे सिक्योरिटी थ्रेट की तरह लेना चाहिए। एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इनको योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे लाया गया है, इसे समझना चाहिए और दूरदर्शिता रखते हुए सरकार को अगर एक्ट करना चाहिए। करना हो तो इन्हें डिपोर्ट करना चाहिए अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है तो। एक सवाल ये भी है अब्दुल अजीज दी, हालांकि आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर देना चाहिए जो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि एक रिपोर्ट, अभी जब हम इस खबर को पढ़ रहे थे तो मैंने एक रिपोर्ट देखी कि जहां पर मुस्लिम्स का जो फीसदी है, आबादी की फीसदी है, आबादी की जो संख्या है, जैसे जैसे बढ़ती है वहां स्थितियां गड़बड़ होने लगती हैं। जी ऐसा क्यों? जी मैं बताऊंगा। जिस तरीके से ये बताया, ये बाहर के लोग आ रहे हैं और गलत लोग इनका समर्थन करके हमारे देश में दाखिल कर रहे हैं। स्थितियां गलत क्यों होती है? मुस्लिम आबादी बड़ी नहीं कि वहां पर सांप्रदायिक हमले हुए, यही तो है ना, आबादी बड़ी नहीं कि हिंदू के लिए रहना मुश्किल हो गया। देखिए, सरकार अगर चाहे तो बाहर का कोई भी चोर हमारे घर में नहीं घुस सकता। अगर ये सरकार उनको रोके, जो गलत आदमी एक आता है यहाँ आने के बाद में वो 10 को गलत साबित कर देता, वो 100 के बीच में 5 आदमी ऐसे होते हैं जो पूरे समाज को, पूरी कौम को गलत साबित कर देते हैं। यहाँ इन रोहिंग्या मुसलमानों की अगर बात की जाए तो इनको तो इनके मदरसों में खासतौर से शिक्षा दी जाती है कि जो काफिर हैं उनका विरोध करो। देखिए जब एक इंसान खुद आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, तो वो तो आतंकवाद की शिक्षा देगा, वो अच्छी तालीम कैसे दे देगा जबकि इस बात को दुनिया जानती है। एनजीओ इन्हें पैसा देते हैं, इनके घर बनाते हैं। देखिए फौरन मैं कह रहा हूँ, इस बात को अगर गलत साबित हो जाए बंद करे, उस पर बैन लगाए गवर्नमेंट, और हम गवर्नमेंट के साथ हैं और हम नहीं ये कार्य कर रहे हैं। जितने भी मुसलमान हैं। ये अंकुर जी, अब्दुल अजीज साहब बार बार गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। अंकुर जी देखिए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे कोई इनकार भी नहीं। ठीक है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं ये कह रहा हूं कि सिविल सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा था कि यहाँ पे ऐसे एनजीओज हैं जो इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने का कार्य करते हैं, जो इन्हें रहने के लिए शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जो इन्हें पहनने के लिए कपड़े देते हैं, जो इनके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड
को बनवाने में इनकी मदद करते हैं। अनिल साहब, क्या ऐसे एनजीओ को कम से कम चलिए, हाँ, आप मुझे कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? अनिल साहब से कहना चाहूँ, देखो उन मैं पे एक बात सरकारी रोक लगा सकती है। कि ये जो आपने मुद्दा उठाया है हाँ, कि हाँ। हिंदू खतरे में आ जाता है, जहाँ पर मुसलमान बढ़ जाते हैं, हाँ। ये एक सोशल मामला है और इस मामले के अंदर हाँ। जो हमारे साउथ एशियन मुस्लिम भाई हैं उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। साउथ एशियन देखिए, जो अरब के मुस्लिम हैं मैं सही कह रहा हूँ अनिल साहब, देखिए मेरी बात सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात का समर्थन करता बदलनी हूँ। पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदू से, और वो सोचते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है। ये उनको इस बात से अपने आप को दूर ले जाना होगा और उन्हें ये सोचना होगा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमने मिलकर रहना है, हमने मिलकर तरक्की करनी है, हमने मिलकर आगे बढ़ना है, हमारा देश है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ पर मिलकर रहें। अब यही तो है ना, इंसान की अपनी अपनी सोच है। देखिए अनिल साहब, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, एक आम इंसान हूँ, लेकिन हाँ गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो सही है उसको सही कहूँगा, और मैं इंसानियत के साथ हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, मैं भी इसी देश में रहता हूँ, मुझे भी करोड़ लोग सुनते हैं, देखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, कोई अगर एनजीओ समर्थन कर रहा है तो एनजीओ पे बैन लगा दिया जाए। मुद्दे को उठाएं, इसका विरोध करें और रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने के लिए सरकार पे वो भी दबाव डालें। आवाज में आवाज है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। जो मॉडरेट वॉइसेस हैं, एक अजीज खान, एक अकेला अजीज खान इस काम को नहीं और मॉडरेट इस्लाम लेकिन को आगे अजीज बढ़ाने खान के एक लिए उन्हें आवाज तो सामने उठा आना सकता है। पड़ेगा। अगर यहाँ पर हाफिज सईद एक आवाज उठाता है और 100 करोड़ जो पूरे देश के मुसलमान अगर उसके साथ हो जाते हैं, तो अगर ऐसे लोग आवाज उठाते हैं तो फिर अब्दुल अजीज क्यों घबराता है आवाज उठाने से? क्यों? ये नेशनल चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, नेशनल चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझे नहीं? हम गलत के खिलाफ है। ठीक है, कमल हक साहब, क्या आवाज भी उठाइए, आवाज भी उठाइए आप। देखिए, केवल कह देने से कुछ नहीं होगा। आज की माहौल में देखते हुए हमें तो कश्मीर के मुसलमान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमानों के, भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से हमें बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, जो कि हम समझते हैं कि पिछले 27 सालों में वो फुलफिल नहीं हुई, जहाँ पे कि हिंदुस्तान के, भारत के 20 करोड़ मुसलमान फेल कर गए, जिन्होंने हमें लेट डाउन करा। क्योंकि पिछले 27 सालों में भारत के मुसलमानों की एक संगठित आवाज़ ने कश्मीर के टेररिज्म को कंडेम नहीं करा, उन्होंने उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के मसले पे कोई अपनी ओपिनियन नहीं दी, एक लिप सर्विस थोड़ी बहुत दी होगी कहीं पे, एक इंडिविजुअल आदमी जैसे बैठे हमारे साथ में, एक इंडिविजुअल आवाज़ कहीं एक आध दुकान पर आई, लेकिन एक कलेक्टिव वॉइस जो कि कंडेम करे, जो कि इस संगठित आवाज की जरूरत थी, जो नहीं उठी जो है। कि चलिए, नहीं उठी। एक उम्मीद, एक आस हम कर रहे हैं, कमल हक साहब भी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने एक आस लगाई है कि हमारे देश के मुसलमान अगर इस बात को समझते हैं कि उनके देश में ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कश्मीरी हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, और उन मुसलमानों की वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं जो बाहर से आके वहां षड्यंत्र के तहत बसाए जा रहे हैं, तो कम से कम एक कलेक्टिव वॉइस उठाने के लिए सामने आने के हम एक आस रखते हैं कि वो सामने आएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय इस महत्वपूर्ण पहलू पर रखने के लिए। जम्मू कश्मीर की आबो हवा एक बार फिर से बदलेगी। देश में ये गद्दार जो मौजूद हैं, इन्हें बाहर करके देश की आबो हवा बदलने की एक कोशिश शुरू हो चुकी है। भारत सरकार की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। किस तरीके से ये पहल आगे और बढ़ेगी, इस पर भी सुदर्शन न्यूज की नजर बनी रहेगी। बहरहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।